दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के रुख कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं और इस कदर बदले बदले से नजर आ रहे हैं कि वो यूपीए गठबंधन, जिसे अब इंडिया गठबंधन कहते हैं, उस इंडिया गठबंधन के एक बड़े साझीदार और तमिलनाडु के अपने समकक्ष मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। वो एम के स्टालिन जिन्होंने एक तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान सा छेड़ रखा है। वो एम के स्टालिन जो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़े सहयोगी दल की भूमिका निभा रहे हैं, और वो एम के स्टालिन जो एम करुणानिधि के बेटे हैं, और जिस प्रकार की परिस्थितियों में संयुक्त मोर्चा के दौर में चंद्रबाबू नायडू के संयोजकत्व में एम एम के स्टालिन के पिता करुणानिधि एक महत्वपूर्ण घटक हुआ करते थे यूनाइटेड फ्रंट के, यानी संयुक्त मोर्चा के। अब क्या दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे? एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे या नहीं आएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो चंद्रबाबू नायडू का रुख है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के रुख के बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। और किस रूप में विपरीत नजर आ रहा है? तो जरा चंद्रबाबू नायडू की हाल की गतिविधियों को देखें, और जिस प्रकार से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एक चैनल को दिए इंटरव्यू में, परिसीमन से जुड़े सवाल पर जिस अंदाज में जवाब दिए, उन सवालों को यदि देखा जाए और उसके बाद कुछ वेबसाइट्स पर जो खबर चंद्रबाबू नायडू को लेकर छपी है, उन खबरों पर यकीन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है उससे ठीक उलट चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, जहां चंद्रबाबू नायडू और उनकी टीडीपी को बखूबी पता है कि एक तरफ बीजेपी उनके साथ गठबंधन में है, दूसरी तरफ पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को खुद प्रधानमंत्री आंधी बता चुके हैं, और जो चंद्रबाबू नायडू के सरकार में जूनियर पार्टनर के तौर पर फिलहाल है, उनके कंधे को थपथपाकर चंद्रबाबू नायडू की सियासत को कम करने की कोशिशें बीजेपी पर्दे के पीछे से कर रही है। ये नायडू को दिख रहा है। लेकिन याद रखिए, चंद्रबाबू नायडू मौका देखकर राजनीतिक वार करने वाले व्यक्ति हैं। चंद्रबाबू नायडू गुस्से में या तैश में फैसला लेने वाले नेता के तौर पर नहीं जाने जाते, वरना कौन भूल सकता है कि संयुक्त मोर्चे का संयोजक चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर इस तरह की राजनीतिक सौदेबाजी में आएंगे कि सीधे सीधे जॉर्ज फर्नांडिस के संयोजकत्व वाली एनडीए का हिस्सा या बाहर से समर्थन देने के फैसले को लोकसभा अध्यक्ष का पद लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को बनवाने की हद तक चले जाएंगे। वही चंद्रबाबू नायडू जो नरेंद्र मोदी के साथ भी खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ गए। लेकिन अब वो एम के स्टालिन के साथ कैसे खड़े हो रहे हैं, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। तो एम के स्टालिन का रुख परिसीमन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ काफी हमलावर है, राजनीतिक रूप से हमलावर है। और जब राजनीतिक रूप से एम के स्टालिन हमलावर हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ उन्हें दक्षिण भारत के तमाम पार्टियों का जो समर्थन मिलता दिखा, उस समय ये बात कही गई कि सबने समर्थन दे दिया, सबने नायडू के, सबने स्टालिन के रुख से सहमति जता दी, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने जता दी, जिसकी कर्नाटक में सरकार है। दक्षिण की एकमात्र पार्टी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो पार्टी खुलकर समर्थन में नहीं आई। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू खुलकर समर्थन में आ रहे हैं। नायडू चाहते क्या है, और इन सबसे बढ़कर स्टालिन चाहते क्या है? और यदि नायडू इस दिशा में जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के बारे में तो कभी भी कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि नीतीश कुमार कौन सा राजनीतिक खेल खेल देंगे। तो क्या ये नानी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की चूल्हे हिलाने वाला साबित होगा? मोदी शाह की गुजरात लॉबी को वापस गुजरात भेजने के लिए एक मुकम्मल इंतजाम कर रहा होगा। जरा इस पूरी कवायद पर नजर डालें तो परिसीमन एक ऐसा मुद्दा है, संसदीय सीटों और विधानसभा सीटों का परिसीमन, खासकर संसदीय सीटों का परिसीमन एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। और परिसीमन के लिए जो सबसे जरूरी है वो है जनगणना का होना। कायदे से 2021 में होनी चाहिए थी, फिर 31 में होनी चाहिए थी, और पिछले परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें हैं, जिसे सरकार ने, संसद ने और राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है, वो सिफारिशें यही है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर अगला परिसीमन आयोग गठित होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 81, 82 भी इस दिशा में साफ साफ इशारा करता है कि संसदीय सीटों का परिसीमन कैसे हो। लेकिन अब
भारतीय जनता पार्टी जो संसद के सदस्यों की संख्या को, खासकर लोकसभा की सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 800 के करीब करना चाहती है, उसमें सबसे पहला पलीता तो तब लगा जब अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा फ्लॉप हो गया और बीजेपी को नानी फैक्टर की बैसाखियों पर सरकार बनानी पड़ी। नरेंद्र मोदी को नायडू नीतीश के सामने सरेंडर होने की स्थिति आकर खड़ी हो गई। ये अलग बात है कि राहुल गांधी सरेंडर किसी और के सामने करा रहे हैं। वहां की जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि वैध वीजा लेकर जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, ट्रंप प्रशासन उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहा है। एप्पल कंपनी जो आईफोन बनाती है उसे क्या कहा जा रहा है। लेकिन आज एप्पल की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एप्पल जैसी कंपनियों के लिए भारत में 90 के दशक में सबसे बड़ी उम्मीद जगाने वाले, सबसे बड़े टेक सेवी पॉलिटिशियन, तकनीक को प्रधानता देने वाले राजनेता चंद्रबाबू नायडू, और वो चंद्रबाबू नायडू अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। परिसीमन के मुद्दे पर दो बातें उन्होंने कही है। एक बात कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में परिसीमन हुआ उसी तरह से फिर से परिसीमन हो, यानी राज्यों के अनुपात को ना छेड़ा जाए। 543 सदस्यों की लोकसभा में यदि तमिलनाडु को 39 सीटें यानी 7.18 का अनुपात है, तो 7.18 का अनुपात तमिलनाडु को मिलना चाहिए। 7.18% सीटें हर हाल में तमिलनाडु को मिलनी चाहिए और हर हाल में जिस राज्य के पास जितनी सीटें हैं उस राज्य को उतनी सीटें मिल जानी चाहिए। ये बात चंद्रबाबू नायडू ने साफ साफ कही है। और जब ये बात वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के रुख से उलट जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी की मंशा तो सभी जानते हैं। बीजेपी की कोशिशें यही है कि जो हिंदी भाषी भारत है, जिसे लोग साहित्यिक और समाजशास्त्रीय भाषा में काउ बेल्ट कहते हैं, इस काउ बेल्ट में जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और इस काउ बेल्ट में जो बेतहाशा जनसंख्या बढ़ी है, उस जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन किया जाए ताकि उत्तर भारत में ही 400-450 सीटें हो जाएं। हिंदी भाषी भारत में कश्मीर से लेकर झारखंड तक और बिहार से लेकर राजस्थान तक जो 245 सीटें हैं, वो 245 का आंकड़ा तकरीबन 450 तक चला जाए और दक्षिण भारत का अनुपात घट जाए। ये कोशिशें बीजेपी की कथित तौर पर जो बताई जा रही है, उन कोशिशों से दक्षिण के राज्य दिल्ली के सामने जाकर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, क्योंकि दिल्ली में राज्यों की ताकत तय होती है उनके द्वारा जीत कर जाने वाले सांसदों की ताकत से। जब तक नरेंद्र मोदी के पास 282 और 303 सीटें थी, मतलब 272 के बहुमत के आंकड़े से भाजपा ऊपर थी, तब तक क्या नायडू, क्या नीतीश, क्या एमके स्टालिन या क्या एआईएडीएम के कोई वैल्यू नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं। लोकसभा में उपाध्यक्ष चुना जाए नहीं चुना जाए, खड़गे साहब चिट्ठी लिखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी कुछ कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तमाम तरह के आरोप संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ का जो भी विपक्ष लगाता रहे, सिविल सोसाइटी लगाती रहे, सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ दर संविधान पीठ बनती रहे, सत्ता को कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब तो 32 की दरकार है सरकार को चलाने के लिए, लेकिन 32 की दरकार है, अप्रोच 272 प्लस वाला ही है, सोचने का ढर्रा 272 प्लस वाला ही है दिल्ली की सत्ता का। आम बोलचाल की भाषा में, देहाती भाषा में कहें तो लोग कहते हैं रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। कमोबेश वही स्थिति सत्ता को चलाने वाले हुक्मरानों की बनी हुई है। और जब वही स्थिति सत्ता को चलाने वाले हुक्मरानों की बनी हुई है, तो चंद्रबाबू नायडू के बयान को यदि आईने में देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन 234 सीटों के साथ दिल्ली पहुंचा था पिछले साल 4 जून को, जब नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, और उसके बाद अब उसकी संख्या तकरीबन 244-45 के आसपास दिखाई दे रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में नीतीश नायडू ने अगर नरेंद्र मोदी सरकार की लगाम खींची, परिसीमन को मुद्दा बनाया, तो सत्ता कभी भी ढह सकती है, वैकल्पिक सरकार का खाका खींच सकता है। तो चंद्रबाबू नायडू की बातों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दो ही बातें तो उन्होंने कही है, सीटें ना बढ़े तो बेहतर, 543 की 543 रहे, विद इन द स्टेट परिसीमन हो, जैसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो टर्म्स एंड कंडीशन तय किए थे नए परिसीमन आयोग के लिए, तो वही तय किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि यदि बढ़ानी है तो उसी अनुपात में बढ़ाया जाए। मसलन उत्तर प्रदेश की यदि 80 से 160 की जाए, तो बिहार की भी 40 से 80 की जाए।
मतलब सीधे 200% किया जाए सभी राज्यों का, या सीधे 150% किया जाए। तमिलनाडु की भी 39 से 78 की जाए, एक ही अनुपात में बढ़ाया जाए। तो जब सीटें एक ही अनुपात में बढ़ेगी तो बीजेपी भला सीटों को बढ़ाएगी क्यों? सरकार क्यों बढ़ाना चाहेगी? क्योंकि सरकार का लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो साफ दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यही है कि हिंदी भाषी भारत से बहुमत का इंतजाम कर लो। हिंदी भाषी भारत में गुजरात जोड़कर 2/3 बहुमत के आंकड़े को छूने की कोशिश करो। और चंद्रबाबू नायडू इससे कहीं ना कहीं भाप गए हैं। लिहाजा वो कह रहे हैं कि या तो अनुपात को मेंटेन किया जाए यदि बढ़ाया जाता है तो, या फिर 2002 की तर्ज पर विद इन द स्टेट सेम नंबर के साथ, उसी संख्या के साथ रीएडजस्टमेंट कर दिया जाए परिसीमन के नाम पर, और सीटों की संख्या को यथावत रहने दिया जाए। और ये बात जब भारतीय जनता पार्टी के रुख के उलट जा रही है तो क्या आपको लगता है बीजेपी इन तथ्यों को नहीं जान रही? बीजेपी बखूबी जान रही है इन तथ्यों को। और कैसे जान रही है? तो बीजेपी इन तथ्यों को बखूबी इसलिए जान रही है क्योंकि बीजेपी को यह बात अच्छे तरीके से पता है कि जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन आयोग बनेगा। परिसीमन आयोग बनाने के पहले परिसीमन आयोग के टर्म्स कंडीशन तय करने होंगे। सीटों की संख्या को 550 से ऊपर ले जाना होगा, तो स्पेशल मेजोरिटी वाला, जिसमें कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति चाहिए, वो संविधान संशोधन करना होगा। और उसके लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 से पास कराना होगा। ये हालात बीजेपी के सामने है, तो भारतीय जनता पार्टी भी तू डाल डाल में पात पात की स्थिति में चल रही है। तभी आप देख रहे हैं कि जाति जनगणना का ऐलान किया गया। जाति जनगणना होगी तो स्वाभाविक है कि सामान्य जनगणना उसके साथ ही हो जाएगी, जो 2021 से पेंडिंग है। और जनगणना को इस ढंग से कराया जा रहा है कि 1 मार्च 2027 से वो औपचारिक तौर पर शुरू होगी। उसके पहले कुछ आंकड़े जुटाए जाएंगे और 2029 तक जाके संभवतः वो मुकम्मल होगी, तब जाके परिसीमन आयोग आएगा। इसी बीच लोकसभा का भी चुनाव संपन्न हो जाएगा और मोदी सरकार के 5 साल भी पूरे हो जाएंगे। और 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तब उसके बाद उस वक्त नए नए जुमले भी आपके सामने आ सकते हैं। सभी पार्टियां, सभी सरकारें चुनाव के समय जुमला देने की कोशिश करती है, बीजेपी कुछ ज्यादा ही करती है। तो चंद्रबाबू नायडू ने जिस ढंग से बीजेपी से अलग रुख परिसीमन के मुद्दे पर दिखाया है, यह सिर्फ दक्षिण के राज्यों की चिंताओं को जाहिर नहीं करता, यह पूर्वी भारत में ममता बनर्जी की चिंताओं को भी जाहिर करता है, यह हेमंत सोरेन की चिंताओं को भी जाहिर करता है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राजनीतिक ताकत में भी इजाफा करता है, जिनकी आज की तारीख में लोकसभा में साझा ताकत 136-37 सीटों की है। यानी बहुमत के आंकड़े से आधे पर सिर्फ ये दो पार्टियां मिलकर बैठी हैं। उसके बाद ममता बनर्जी और स्टालिन का नंबर आता है। और अभी 16 सांसदों के बूते जितनी कीमत नरेंद्र मोदी सरकार से नायडू वसूल रहे हैं, तो बहुतों को यह सुनकर एक टीवी इंटरव्यू में थोड़ा अजीब लगा होगा कि नायडू कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है भारत के। चंद्रबाबू नायडू ने क्या यह बात देवेगौड़ा या गुजराल के लिए नहीं कही थी? जिस गठबंधन के वो प्रधानमंत्री थे, ये दोनों उसी गठबंधन के वो संयोजक थे उस दौर में। और चंद्रबाबू नायडू ने क्या यह बात अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नहीं कही थी? निश्चित तौर पर कही थी। तो चंद्रबाबू नायडू जो बात कहते हैं उसका लब्बो लुआब आसानी से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने अपने ससुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। और जब वो कुर्सी हासिल की थी तो अपने सालों को भी साथ लिया था, ससुराल पक्ष को भी साथ लिया था और पूरी तेलुगु देशम पार्टी को साथ लिया था। नरेंद्र मोदी को वो साथ नहीं पा रहे। तो जब नरेंद्र मोदी को साथ नहीं पा रहे तो नरेंद्र मोदी के साथ कब तक रहेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में देखते जाइए इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी सरकार की जिद को छोड़ने से मिलता है या चंद्रबाबू नायडू के जिद को पकड़कर स्टालिन और राहुल गांधी के करीब जाने से मिलता है। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।